नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम का चयन अभी तक मैंने किया नहीं है। और शाम के घड़ी में हो चुके हैं 4:55 और हिंदू पंचांग के हिसाब से आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से आज है 13 सितंबर 2025 और चेन्नई में आज मेरा 224वां दिन है और 9688वां दिन है मेरा इस पृथ्वी पर आकर। नाम है मेरा अजीत प्रजापत और इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ मैं फहमी बदायूनी के एक शेर से, जो शायरी ऐसी है कि वो पूछ लेते बस मिजाज मेरा, बस यही था इलाज मेरा। तो ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पे और मैं चेन्नई में रहता हूँ। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है करके। नाम मेरा है अजीत प्रजापत और तो पता नहीं भाई बाकी, ठीक है। लेट मी चेंज द स्ट्रीट। नाम मेरा है अजीत प्रजापत और यहाँ मैं चेन्नई में नौकरी करता हूँ एक विजुअल इफ़ेक्ट्स कंपनी में। व्यवसाय से मैं, या फिर बोल सकते हैं पेशे से, मैं एक विजुअल इफ़ेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ और मुझे विजुअल इफ़ेक्ट्स में काम करते करते लगभग मुझे विजुअल इफ़ेक्ट्स में काम करते करते लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं। 2 साल उससे पहले मैंने पढ़ाई की थी। यहाँ पे मैं विजुअल इफ़ेक्ट्स लीड हूँ, सीजी लीड जिसे कहते हैं। नौकरी वगैरह के बारे में बताऊँगा, लेकिन थोड़ा मैं अपने बारे में और इस चैनल के बारे में बताता हूँ कि मैं कंटेंट बनाने में इतना ट्रस्ट नहीं करता था। मुझे मेरे डिजिटल कंटेंट पे बहुत ज़्यादा बनाने का मुझे शौक़ था, लूप वीडियोस, 3D वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। लेकिन जस्ट बिकॉज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए, चीज़ों के बारे में, लाइफ ग्रोथ के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। और ये पहला व्लॉग है तो समझ लीजिए गलतियाँ भी होंगी, अटकूँगा भी, क्योंकि बोलने की इतनी आदत नहीं है। वैसे मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन कैमरा पे बोलने की या फिर कैमरा चलाकर बोलने की इतनी आदत मुझे रही नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे इस चैनल के जो व्लॉग्स हैं मोस्टली रॉ व्लॉग्स रहेंगे। रॉ व्लॉग्स मींस बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा साउंड एडिटिंग भी नहीं होगी। रॉ साउंड रहेगा, रॉ वीडियोस रहेंगे और बातचीत रहेगी। जो चैनल का नाम मैं रखने वाला हूँ, मैंने सोचा था कि मैं आर्ट, लाइफ एंड बाइक्स रखूँगा, विच इज़ अभी भी मैं उसी पर अटका हुआ हूँ। तो शायद मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपको दिखेगा कि मैंने चैनल का नाम रखा है आर्ट, लाइफ एंड बाइक्स। चैनल पे रॉ वीडियोस बनेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा, आर्ट के बारे में बताऊंगा, लाइफ के बारे में बताऊंगा और बाइक्स के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में मैं चैनल में बताने वाला हूं और शायद मैं कस्टम बाइक्स रखूंगा और छोटी मोटी चीज़ें हैं। ऑफिस के एक बंदे का फ़ोन आया था, मैं देखता हूँ 2 मिनट के लिए शायद वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, just for 2 minutes. माफ़ कीजिएगा, एक मूर्ख इंसान का मैसेज आ गया था चलते फिरते। आज शनिवार है लेकिन हम विजुअल इफ़ेक्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो शनिवार को भी मैसेज करके देख रहा है, बोल रहा है ब्रो डिड यू सी दिस। नहीं भाई, मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। सो चैनल के बारे में बता रहा था कि रॉ व्लॉग्स होंगे, रॉ वीडियोज़ रहेंगे। चैनल के नाम से आपको दिख रहा होगा कि आर्ट, लाइफ एंड बाइक्स। सो आर्ट मींस आर्टिस्टिक वीडियोस रहेंगे। शायद मैं कुछ पेंट करूँगा अपने बाइक्स के ऊपर, कस्टम बाइक्स बनाऊँगा, जो कि एक तरीके का एक आर्ट है। और लाइफ, ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में बातें करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में टॉपिक्स रहेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में,
गरीबी अमीरी हर चीज़ के बारे में, स्ट्रगल्स, मोटिवेशन, अच्छाई, सक्सेस, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। और थर्ड चीज़ है बाइक्स। तो या मोटो व्लॉग है, बाइक पे बैठे बैठे ही बात करूँगा। मोस्टली यही टाइम मिलेगा मेरे को। सुबह ऑफिस जाते टाइम पे 10 मिनट, शाम को ऑफिस से आते टाइम पे 10 मिनट, मोस्टली 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक के रॉ वीडियोज़ रहेंगे। तो वही करने वाला हूँ। शुरू में अटकूँगा, जैसे कि अभी अटक गया था बीच में, एक इंसान का फ़ोन आ गया था तो रुकना पड़ा बीच में। और बात करते करते किसी का कॉल आ जाता है तो फिर कट करना मुझे पसंद नहीं, मुझे लॉन्गर वीडियोज़ ही बनाना पसंद है। बट ठीक है, अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। मेरा जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ है। जयपुर के नज़दीक 15-20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ मैं पैदा हुआ था। और तब से लेकर जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक मैं जयपुर में ही रहा था। मैंने मेरी सारी शिक्षा वहीं से प्राप्त की है। मैं 12वीं कक्षा तक मैं जयपुर में ही पढ़ा हूँ। और जब मैं जयपुर में पढ़ता था 12वीं कक्षा तक, तब मेरे पास साइंस एंड मैथ्स थी। मैंने IIT करने का सोचा था लेकिन वो हो नहीं पाया। देयर आर रीज़न्स बिहाइंड इट। मैंने IIT की प्रिपरेशन करना चालू किया था। तो आपको पता है, रेजोनेंस में जब मैं एडमिशन लिया था, IIT के एडमिशन्स बहुत महंगे होते हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए पहले साल में कैसे भी 98,000 रुपीज़ घर वालों ने जमा कर दिए थे, तो वो इनफ था करने के लिए। लेकिन बाद में मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जब मैं 18 साल का हुआ, मैंने 12वीं कक्षा पास करी, मैं मुंबई आ गया। और मुंबई में मैंने एक विजुअल इफ़ेक्ट्स एनिमेशन का इंस्टीट्यूट था, FX स्कूल नाम था उसका, अब तो उन्होंने नाम बदल लिया है। तो उसमें मैं पढ़ाई करता था। मैंने 1.5 साल वहाँ पढ़ाई करी। और 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद में मैं 2016 में मुंबई शिफ्ट हुआ था। ये चेन्नई का ट्रैफिक मुंबई जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, रनिंग रहता है, इतना ज़्यादा नहीं है, थैंक गॉड। तो हाँ, मैं कहा था कि मैं 2016 में मुंबई शिफ्ट हुआ था। 1.5 साल मैंने पढ़ाई की। 2018 में मेरी नौकरी लगी थी। टू बी एग्जैक्ट बताऊँ तो तारीख 15 जनवरी 2018 को मैं पहली बार ऑफिस में गया था। वो मेरी पहली नौकरी थी। और मुझे 25,000 तनख्वाह मिलती थी वहाँ पे। कटकटा के हाथ में 21-22 हज़ार रुपये आते थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे। फिर वहाँ से मैं कंपनीज़ बदलता मैंने 3-3.5 साल उस कंपनी में काम किया। कोविड में भी मैं उसी कंपनी में था। और कोविड के थोड़े दिनों बाद तक, जुलाई 2021 तक मैंने उसी कंपनी में काम किया। और जुलाई 2021 के बाद में मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी जो बेंगलोर में थी, नाम नहीं लूँगा, अब तो बंद हो गई। तो मैंने लगभग 9 महीने 10 महीने उस कंपनी में काम किया। फिर वहाँ वो कोविड में ऑफ़िस बुलाने लगे थे तो मुझे जम नहीं रहा था, तो मैंने वो भी छोड़ दी। फिर उसके बाद में मैं घर आ गया वापस जयपुर राजस्थान। कुछ 1-2 महीने मैंने वहाँ से रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक हुआ कोविड का, मैंने मुंबई में एक और कंपनी 3 महीने के लिए ज्वाइन करी। और 3 महीने के लिए वो कंपनी ज्वाइन करने के बाद में फिर से मैंने वो कंपनी छोड़ दी, क्योंकि सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार, एवरी सिंगल डे मैं वहाँ परेशान हो रहा था। दिन रात काम करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था मेरे लिए। मेरे को जमता नहीं है उतना ज़्यादा खींचना, मतलब इतना काम नहीं कर सकते आदमी। उसके बाद में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी मुंबई में ही फिर से, जिसमें मैं 8 से 9 महीने रहा। और फिर भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई एंड मुझे बार्सिलोना, स्पेन से एक कंपनी का ऑफ़र आया। मैंने वहाँ पे मतलब 3 महीने मैंने उस कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम जयपुर राजस्थान से काम किया। तब मेरे को अच्छा सेविंग्स हो रहा था, क्योंकि मेरा रेंट वगैरह कुछ नहीं था। और वो 3 महीने के बाद में मैं बार्सिलोना शिफ्ट हो गया। तो मैं लगभग शायद 7 अगस्त को शायद मैं बार्सिलोना पहुंचा था। 7 अगस्त 2023 को मैं बार्सिलोना पहुंचा था। तब तक मैं 3 महीने ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर चुका था। 7 अगस्त 2023 को बार्सिलोना पहुंचने के बाद में लगभग कुछ 6 से 7 महीने वहाँ पे मैंने काम किया। और अप्रैल 2024 के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया था। और क्या बताऊँ, क्या कंपनी थी यार, क्या प्लेस था। मतलब जब आप यहाँ से बाहर जाते हो इंडिया से और वहाँ जाके पहुँचते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ अलग ही है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छी है वो। मतलब वहाँ आपकी ज़िंदगी में आप 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करते हो, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, पॉल्यूशन नहीं है, इट्स अमेजिंग। बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था ज़िंदगी में। तो वो करने के बाद में मैं अप्रैल 2024 में वापस आ गया घर पे। काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे।
पैसे थे, मतलब सेविंग्स करके लाया था वहाँ से, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत उसी के भरोसे में चल रहा था सेविंग्स करके आने के बाद में। वहाँ से आने के बाद में जब मैं घर पे काम कर रहा था तो 1-2 महीने किसी कंपनी के लिए फ्रीलांस काम किया, और फाइनली नवंबर-दिसंबर 2024 के आसपास मेरा इंटरव्यू एक कंपनी में हुआ जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी थी। 3-4-5 इंटरव्यू हुए, नेगोशिएशंस हुए, पैसे का नेगोशिएशंस हुआ बाकी। तो मैंने हाँ बोल दिया। मुझे चेन्नई, मतलब मैं कभी आया नहीं था इस एरिया में, कभी साउथ में आया नहीं था इतना ज़्यादा दिनों के लिए, बट फिर भी मैंने हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है, लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या है प्लेस। सैलरी का काफ़ी नेगोशिएशंस हुआ, प्लेस का काफ़ी। ये पहला मेरा इंडियन कंपनी था। जनरली इससे पहले जितनी भी मैंने कंपनीज़ में काम किया था सारी MNCs ही थी, और ये पहला इंडियन बेस्ड कंपनी था। तो मुझे आइडिया था कि काम बहुत ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे आके वो जो आइडिया है वो सच में बहुत ज़्यादा सच भी हो गया। काम बहुत ज़्यादा था। जब से मैं आया, मैंने यहाँ पे एज ए विजुअल इफ़ेक्ट्स लीड ज्वाइन किया था। मैं दिन के 14-15 घंटे काम करता था। यही सब 7-8 महीने से मैं कर रहा हूँ। 2024-2025 3 फरवरी को मेरा पहला दिन था यहाँ पे। तो 2 फरवरी को मेरी फ़्लाइट थी 2025 में, और अभी लगभग 8 महीने होने को आ गए हैं। तो तब से यहीं पे काम कर रहा हूँ, और करते करते ही ना मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। मेरे और मेरे भाई का एक YouTube चैनल पहले से है। हम दोनों ने वो चैनल 2019 में स्टार्ट किया था। वो डिफरेंट चैनल है, उसके बारे में भी बताऊंगा। उस पर अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत धीरे चला, शुरू के 2-3 साल, और लेटर अभी उस पर 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो मोस्टली शॉर्ट्स बेस्ड चैनल है, और हम थोड़ा स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट की बातें करते हैं उस पर। उसका नाम और डिटेल्स बाद में बताऊँगा। अभी केवल मैं अपने इसका इंट्रोडक्शन एंड बाकी चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने रिसेंटली एक गाड़ी ली है, तो उसके बारे में बताऊंगा। उस गाड़ी को लेने के बाद सोचा कि ठीक है, उस गाड़ी के बेस पे अच्छा कंटेंट बन सकता है और मैं अपनी ज़िंदगी शेयर कर सकता हूँ। वो मेरी ड्रीम बाइक थी, पता नहीं था आएगी, बट आ गई थैंकफुली। तो आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। दोनों तरफ रेड लाइट है, ये थोड़ा सा परेशानी हुई है। 1 मिनट। हाँ, तो गाड़ी लेने के बाद मैंने सोचा कंटेंट बनाते हैं। मैंने यहाँ आने के बाद में चलो ज़िंदगी के बारे में बता दिया, कहाँ से क्या हुआ, और डिटेल में बताता रहूँगा अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने ये वेस्पा ख़रीदी। ये है वेस्पा VX 125, 125 सीसी का मॉडल है, 2015 का। और ये मैंने शायद 28,000 में, 25,000 में ख़रीदा था। 28 या 25 नहीं, मैंने 25,000 में ये वेस्पा ख़रीदा था। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा कि क्या ये मेरे लिए अच्छा रहा या मेरे लिए ख़राब रहा है, या जो भी है ये मैं क्लियरली बताऊंगा इसके बारे में बाद में। तो लेकिन ये वेस्पा मैंने 25,000 में लिया था, और 125 सीसी इंजन है, ठीक है, चल जाता है, काम अच्छा है, आना जाना हो जाता है। इसको ख़रीदने के बाद इसका कलर येलो है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट फॉर मी, मेरे को कम्यूटिंग के लिए चाहिए था, क्योंकि मैं ऑफिस से केवल 2 किलोमीटर दूर रहता था। तो मुझे इधर उधर जाने के लिए कोई तो कुछ तो चाहिए था, कुछ तो छोटा मोटा चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये वेस्पा स्कूटर ले लिया है। इसको लेने के बाद में जो मैंने कंटेंट बनाने का सोचा था कि मैं इसको एडिट करूँगा, मतलब मैं इसको बहुत अच्छा कस्टम करूँगा, और इसका कलर चेंज करूँगा, व्हील्स रिम्स चेंज करूँगा, बहुत चीज़ें चेंज करूँगा। लेकिन जब मैंने इसकी पहली सर्विस कराई और जब मेरे को खर्चा मुझे समझ में आया कि इसके इंजन की और बाकी चीज़ों की कितनी खस्ता हालत है, तो मैंने शुरू में हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा चलो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा, और चैनल पे मैं शेयर करता रहूँगा कि मैंने कैसे इसको एडिट किया। और मतलब एडिट में बार बार इसलिए वर्ड बोलता हूँ कि सिंस मैं विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री से हूँ, मेरे लिए किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करना मतलब उसको एडिट करना है। तो प्लीज़ बेयर विद दैट। शायद मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, मतलब फास्ट स्पीड अप। मैं धीरे धीरे उसकी भी आदत डालूंगा। आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताना कि मुझे धीरे बोलना चाहिए, फास्ट बोलना चाहिए। हो सकता है मैं ये व्लॉग अपलोड ना भी करूँ, अगर मुझे अच्छा ना लगे तो शायद हो सकता है ये रिकॉर्ड ही ना हो। तो देखते हैं। अभी मैं बाहर आया हूँ, शाम के 5:10 हो गए हैं। चेन्नई में द बीच टेरेस बीच कैफ़े करके कोई तो कैफ़े है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, शोलिंगनलूर अदियार के साइड में। तो वहाँ जा रहा हूँ। शाम का टाइम है, शनिवार है, तो ट्रैफिक काफ़ी मिलेगा। होपफुली थोड़ा क्लियर हो तो मैं ठीक से पहुँच पाऊँ, बट पता नहीं है, बहुत लंबा जाम लग रहा है और मेरी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे इस जाम में। मतलब क्या बोलूँ यार, मुंबई से बेटर है। मुंबई का तो बहुत ही खस्ता हालत रहता था, मतलब 3 किलोमीटर जाने में 1-1.5 घंटा, 5 किलोमीटर जाने में 1-1.5 घंटा। और बारिश का मौसम लग रहा है, हो सकता है यहाँ भी बारिश हो सकती है। तो
पता नहीं है। दूसरी बाइक है उसके बारे में जल्दी बताऊंगा कि वो क्यों ली, कैसे ली, कब ली। बहुत ही फैंटास्टिक गाड़ी है, मतलब ड्रीम कम ट्रू है। हिंट थोड़ा सा जल्दी दे दूंगा मैं उसके बारे में भी। और मुझे जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पहुँचने में मैंने ऑलरेडी 5 से 5:30 का टेबल रिजर्वेशन किया था। 5:10 हो चुके हैं। समय पे नहीं पहुँचूँगा समझ लग रहा है मेरे को, टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा, आगे भी लग रहा है ट्रैफिक रहेगा। एक्चुअली ऑफिस से निकलने का टाइम है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक है। और 4:30 बजे निकलने का सोचा था, निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया। व्लॉग की घबराहट भी थी, फर्स्ट व्लॉग बना रहा था, अरे कैसा बनेगा नहीं होगा। पहले जो टेस्ट कर रहा था वो ज़्यादा अच्छा बना, यहाँ तो बात ही नहीं निकल के आ रही है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। वैसे मैं बहुत बकबक कर लेता हूँ। लाइफ के बारे में बता दिया, आर्ट के बारे में बता दिया, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ तो, और बाइक्स के बारे में भी थोड़ा बता दिया। अभी मैं यहाँ पे 2 ही चीज़ें ऑन करता हूँ, 2 ही बाइक्स ऑन करता हूँ। एक ये वेस्पा है और एक और गाड़ी है जिसके बारे में बता दूँगा मैं, उसका भी वीडियो शेयर करूँगा। वेस्पा का कंप्लीट रिव्यू वीडियो मैं बनाऊँगा और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, हे भगवान कहाँ अटक गया मैं। बिल्कुल मन नहीं है ऐसे ट्रैफिक में ब्लॉग बनाने का। गाड़ी के पीछे मेरा एक दोस्त बैठा है, तो वैसे भी कोई साथ में रहता है तो थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल होता है व्लॉग बनाना। ये देखो BMW का शोरूम, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं भाई BMW के पास। तो इधर भी आया था मैं गाड़ी लेने के लिए, BMW कौन एक्सक्लूसिव, यहाँ आया था मैं गाड़ी लेने के लिए। और मैं देख के भी गया था, यहाँ पे एक मेरे को BMW R9T करके एक बाइक आती है जो कि थोड़ी क्लासिक बाइक है उनकी, वो मुझे पसंद थी। लेकिन भाई साहब इन लोगों का ऐसा कि 28 लाख की गाड़ी है, टेस्ट राइड नहीं लेने देंगे, बिना टेस्ट राइड के ले लो। मैंने कहा यार बिना टेस्ट राइड के, यहाँ तो पापा 50 रुपये की चीज़ लेके आते हैं, उसके पूछते भैया देख परख के लेके आना। 50 रुपये 100 रुपये का घड़ा मटका अपन लेते हैं ना, एकदम बजा देख बजा के लेके ठोक बजा के लेके आने की बात होती है। और 28 लाख की बाइक मैं बिना टेस्ट राइड करके ले लूँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए जम नहीं रहा, तो मैंने वो ना लेके कोई और बाइक ख़रीदी। वेस्पा का डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं एक ही बात बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आदत भी कम हो जाएगी क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है थोड़ा। डिटेल्ड वीडियो में मैं इसका कंप्लीट जो भी मैंने इसमें पार्ट्स लगाए, सर्विस का मेरा कितना पैसा लगा, कितना टाइम हो गया लेके, और आगे क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, टॉप स्पीड वगैरह वो सब बताऊँगा। यहाँ तो क्या ही स्पीड में भगाऊँगा भाई इस गाड़ी को, हालत बहुत ख़राब रहती है। थोड़ा ज़िंदगी में फाइनेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंसेस कैसे मैंने मैनेज किए या फिर मैं कर पाया। तो ऑनेस्टली बात है, कुछ मैनेज नहीं कर पाया। जब मैंने जॉब चालू करी थी मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये थी, कटकटा के 21-22 हज़ार रुपये हाथ में आते थे। VFX इंडस्ट्री पैसे के हिसाब से अच्छी है अगर आप बहुत अच्छे या आउट ऑफ इंडिया जॉब लग जाती है, या आप अगर किसी बहुत हायर पोजीशंस पे होते हो। तो इंडिया में हायर पोजीशन पे पहुंचने में तो पहले आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं इन जनरल। मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 साल लग जाते हैं। कई लोग 18-19 साल से भी आर्टिस्ट के पोस्ट पे रहते हैं, वही 1,50,000 में काम कर रहे होते हैं। तो और अगर आप ज्वाइन करते हो एज आ आर्टिस्ट, आपको मुश्किल से, आज भी बता रहा हूँ मैं, 25-30 हज़ार से ऊपर कोई नहीं देगा। उससे ज़्यादा तो आपकी कोर्स की फ़ीस लग जाती है। बाहर अच्छा सैलरीज़ है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। मैंने 25,000 में ज्वाइन किया, 3.5 साल में उसी नौकरी में उसी पैसे पे काम करता रहा, और मुंबई में मेरा 15,000 के ऊपर रेंट था। तो मैं क्या कमाऊँगा, क्या सेव होता है, कुछ नहीं सेव होता है। और तब मैं घर वालों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जबकि करना चाहिए था मेरे को, मतलब मेरे को करना था, उसी के लिए जॉब ज्वाइन करी थी, बट नहीं कर पा रहा था, मजबूरी थी कि पैसे ही नहीं थे इतने। तो वो एक प्रॉब्लम थी। और फिर 3.5 साल जॉब करने के बाद जब मैंने थक हार के समझा कि नहीं यार यहाँ तो सैलरी नहीं बढ़ाने वाले हैं, ये लोग कोविड आ गया ऊपर से, उसने थोड़ी बहुत हालत ख़राब कर दी। तो वो करने के बाद में मैंने दूसरा जो स्टूडियो ज्वाइन किया था उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 80-90% हाइक के साथ 50-60 हज़ार में लिया था। फिर उससे बढ़ते मैं, उस टाइम पे भी उतना खास सेविंग नहीं हुआ क्योंकि वो बेंगलोर में था, आपको तो पता है बेंगलोर में। अच्छा ये है रीज़न, यहाँ पे एकदम खड्डा वड्डा खोद रहे हैं ट्रैफिक का। आपको तो पता है बेंगलोर के अंदर भी रेंट वगैरह का क्या सीन है। इतना ही थोड़ा बहुत काम किया था, जो थोड़ा बहुत बचा, हेल्थ इश्यूज़ एंड उन सब में भी चीज़ें पैसे लग जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने जॉब करने के बाद मैंने पहली चीज़ जो मैंने ख़रीद के अपने घर वालों को दी थी, एक स्कूटी दी थी। मेरे घर पे कोई व्हीकल नहीं था 2019 तक, कोई भी व्हीकल नहीं था। पापा साइकिल यूज़ करते थे और मैंने बहुत इंसिस्ट किया था, उन्होंने कभी चलाना ही नहीं सीखा, बाइक चलाना नहीं सीखा, इसलिए शायद गाड़ी घर पे नहीं है। अगर चलाना आता तो गाड़ी घर पे आ जाती। तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा EMI पे लोन वगैरह से लेके वो स्कूटी सिस्टर को दिलाई, सिस्टर ने चलानी सीखी। तो फिर मम्मी और पापा के लिए थोड़ी हेल्प हो गई कि घर पे एक व्हीकल है, तो कम से कम वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ख़त्म कर दी। और उसके
बाद में जब मैं नौकरी करते करते जब मैं बार्सिलोना गया, एक्चुअली वहाँ जाके मेरी एक्चुअल सेविंग्स स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं कभी सेविंग्स नहीं कर पाया, क्योंकि इतना पैसा बचता ही नहीं था मुंबई में काम करते हुए। जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। जब मैंने नौकरी चालू करी जब 60 रुपये की लीटर या शायद 70 रुपये लीटर पेट्रोल आता था। जब मैं अभी रिसेंटली आज देख लो आप 110 के आसपास पेट्रोल के प्राइसेस है। तो इन्फ्लेशन इज़ रियल, वो आपको हर्ट करता है, फाइनेंशियल बैक को हर्ट करता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल्स में ऐड करना चालू की। अब जो मेरा नेक्स्ट ईयर का जो गोल है ना, मैंने मेरी मम्मी से क्या है ना, 8 साल पहले जब मैंने जॉब लगा था तो प्रॉमिस किया था कि मम्मी मैं आपको घर बनवा के दूँगा। मेरा अभी जो घर है जयपुर राजस्थान में 900 स्क्वायर फीट की हमारी कॉर्नर की जगह है, कॉर्नर प्लॉट है। प्लॉट में पापा ने 2007 में जब घर बनवाया था तो वो ईंटों का घर था, ठीक है, एकदम ईंट वगैरह बजरी वगैरह से जो बेसिक घर बनता है वही है। और ईंटों के घर के आगे उस ढांचे से ऊपर कभी बढ़ा ही नहीं होगा। हमारे पास उतने कभी पैसे बचे नहीं, उन्होंने सारे पैसे हमारी पढ़ाई में लगा दिए, हम नौकरियों में आ गए, बाकी चीज़ों में, तो कभी पैसा नहीं बचा। और 2007 से लेकर अभी 2025 हो गया, 18 साल से हम लगभग उसी घर में रह रहे हैं और कोई चेंज नहीं आया बेसिकली। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं, लेकिन वही ढांचे के साथ। अब उस घर का प्रॉब्लम ये है कि वो बिना नक्शे के बना हुआ है, कोई मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, रैंडमली हमारे एक रिश्तेदार ने बनाया था और उन्होंने हालत ख़राब कर दी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस घर के रिनोवेशन की जो मैं बताता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि उसको रिनोवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, वही उस घर में काम करती है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, ना पार्किंग है, स्पेस है, तो मम्मी को हर चीज़ में परेशानी होती है। पानी का प्लेसेस ठीक से नहीं है, किचन भी नहीं था पहले, तो एक कमरे में खाना बनाती थी, बाद में हमने थोड़ा बहुत हाथ करा, थोड़ा बहुत पैसा जमा करके किचन बनवाया। अब मेन गोल होता है उसके रिनोवेशन का। और रिनोवेशन देखो कैसे आता है कि मैंने जब उस घर के रिनोवेशन के बारे में सोचा था फर्स्ट टाइम, तो हमने बजट बनवाया था उस घर का। तो जब मैंने उस घर का बजट बनवाया कि इसको रिनोवेट करने में या फिर जैसा भी है वैसा ठीक करने में उसको कितना पैसा लगेगा, तो पहला बजट निकल के आया था कि भैया 3.5 से 4.25 लाख रुपए में ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये बात है आज के 6-7 साल पहले की। तो जैसे ही 1-1.5 साल में मैंने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया, उतना हुआ भी नहीं था, बट थोड़ा बहुत के सोचा कि उसको ठीक करते हैं, तो मैंने दोबारा उस ठेकेदार को बुलवाया। और दोबारा उस ठेकेदार को बुलवा के मैंने सोचा कि बताइए भाई अब कितना पैसा, ठीक है, इतना हो गया, अब कैसे कैसे बनाना है। तो जब हम दोबारा उसकी नाप चोक कर रहे थे, बात हुआ कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो भैया उसका बजट आ गया अपने को 8 लाख रुपए के समथिंग, ठीक है। एक और प्रॉब्लम क्या थी, जब पापा ने बनवाया था तो जो प्लॉट की बाउंड्री थी उस घर की, उसी बाउंड्री पे घर खड़ा कर दिया था। कभी उसको मतलब चेक नहीं किया कि अरे यार जो फाउंडेशन है वो बहुत गहरी है कि नहीं है। पापा कम जानते थे उस टाइम पे इस काम के बारे में। लेटर जब जानना चालू हुआ, जब हमको समझ में आया कि क्या काम है क्या नहीं है, तो डिफरेंट स्टोरी हो गई। बट शुरू में पापा कम जानते थे। वाह क्या लैम्बोर्गिनी है यार। तो फिर जब मैंने दोबारा बनवाया, दोबारा उसका नक्शा वगैरह बनवाया, तो उसका बजट पहुंच गया 8 लाख रुपए। एंड आई वाज अगेन शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए के आसपास में कम था। मैंने कहा यार लग गए, अब 8-8.5 लाख रुपए कहाँ से लाए। और जब उस 8-8.5 लाख के बारे में भी जब मैं सोच रहा था, तो जब घूम फिर के हमने सोचा कि नहीं अब इसको कस्टमाइजेशन नहीं करवा सकते, ऑलरेडी 15-16 साल हो गया, अब इसमें रिनोवेशन मतलब ऐसे नहीं हो सकता, इसको पूरा तोड़ के वापस बनवाना पड़ेगा। तो जब पूरे तोड़ को वापस बनवाना है तो क्या ना, आपकी आकांक्षाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है। आप 2 कमरों से 3 कमरों पे आते हो, आपको 4 व्हीलर खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए, 2 व्हीलर खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए। तब तक मेरे पास स्कूटी थी और स्कूटी भी हम ठीक से नहीं खड़ी कर पाते थे। वो मतलब बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ गैराज था उसका, मैं बताऊँगा आपको। तो जब वो चीज़ शुरू हुई, जब मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि हाँ उसको पूरा तोड़ के वापस बनाना है, तो फिर मेरे सपने चालू हुए, मेरे डिज़ाइनर वाला दिमाग चालू हुआ कि मैं ना 3D एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ ना, और डिज़ाइंस, एडिटिंग, इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। इवन व्लॉग के बारे में मैंने बोला रॉ रखूँगा, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अदरवाइज़ मैं एकदम सिनेमेटिक क्वालिटी, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट आपने इंडिया में कहीं नहीं देखी होगी, उतना बेटर निकाल के ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे काम का एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो वापस आते हैं घर की बात पे। जब मैं घर के डिज़ाइंस मैंने 3D में बनाना चालू किया मैं, तो मेरे इच्छाएं बढ़ती रही कि हाँ गाड़ी के लिए गराज होना चाहिए, कार के लिए गराज होना चाहिए। हो सका थोड़ा पैसा आ गया तो बाजू वाला घर भी, बाजू वाला जो खाली प्लॉट है वो ख़रीद लेंगे, और ये फलाना डिगड़ा बहुत सब चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। फिर नक्शा बनाने के बाद में मैंने आर्किटेक्ट से फाइनली पूछा कि भाई ये 2 फ्लोर का घर बनवाना है, और 2 फ्लोर में भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे वाला पूरा पार्किंग रहेगा और ऊपर वाला रहने के लिए। और हम 4 मेंबर है घर में, मम्मी पापा मैं और सिस्टर।
तो जब 2 फ्लोर का बजट मैंने पूछा, अभी रिसेंटली पूछा था, तो भाई साहब आर्किटेक्ट ने बताया कि 50 से 60 लाख रुपए मिनिमम लगेगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, जो कि अभी भी उड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने मेरी माताजी से प्रॉमिस किया था और 8 साल हो गए मैं टालम टोल करे जा रहा हूँ कि अब बनवाऊँगा मम्मी, अब बनवाऊँगा, अब बनवाऊँगा। मम्मी परेशान हो गई है ना, और अब मम्मी की उम्र होती जा रही है, पापा की उम्र होती जा रही है, मैं लेट बनाऊँगा तो क्या ही मतलब है। तो मैंने एक डिसाइड किया अपने दिमाग में कि मेरे पास 1 जनवरी 2000 हाँ नॉट 1 जनवरी 1 नवंबर, जब देवउठनी एकादशी होती है ना, उस दिन मेरे पास जितने पैसे रहेंगे, कम ज़्यादा 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 20 25 जितना पैसा होगा ना, उतने पैसे में जैसा घर बन सकता है मैं वैसा घर बनवाना चालू कर दूँगा। तो ये गोल मेरे पास, मतलब मैंने डिसाइड किया था मेरे दिमाग में, जितने पैसे मेरे पास होंगे। बट टेक्निकली देखा जाए, अगर मुझे उस घर को अच्छे से बनवाना है तो मुझे 1 से 1.5 करोड़ रुपए चाहिए नेक्स्ट ईयर 1 नवंबर 2026 तक, जो कि मेरी तनख्वाह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कमाई तनख्वाह होती है ना, इतनी नहीं होती है। आप कितना भी कर लो, मतलब 3 लाख 5 लाख 10 लाख महीने का भी कमाओगे ना, 10 लाख तो खैर अलग बात होगी, बट हाँ 4-5 लाख तक भी महीने का चले जाओ तो भी टैक्स कटने के बाद में पॉसिबल ही नहीं है कि आप उतना पैसा बचा पाओ, जो कि अमाउंट है 1.5 करोड़ रुपए एंड ऑल समथिंग। तो मैंने छोटा छोटा अदर काम चालू किया, जैसे कि कुछ ना छोटे मोटे कोर्स बनाना एंड 3D विजुअल्स बना के यूट्यूब पे अपलोड करना, एंड अभी मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो मैंने गाड़ी ली है उस पर मैंने थोड़ा खर्चा किया। आप बोलोगे यार घर बनवाना है और अभी गाड़ी ले ली, लेकिन ठीक है यार, सब चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है। वो गाड़ी के पैसे में घर बनता भी नहीं, घर बनवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। फाइनली जैसा मैंने सोचा, जो मैंने पूरा ड्रॉ किया, सारा आर्किटेक्ट वगैरह से बात किया, तो उसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, होपफुली बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। आई शेयर विद यू ऑल ऑफ गाइस। और मुझे पता है मेरा कंटेंट बहुत बोरिंग होने वाला है, आपको नहीं अच्छा लगेगा, बट ये मोस्टली रॉ कंटेंट रहेगा यार। मतलब आप देखो, सड़क पे मैं जा रहा हूँ, चेन्नई में हूँ, चीज़ें हैं। शहर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, चेन्नई शहर। सो मुंबई के कंपेयर में कैसा लगता है? बेटर है। ठीक है, मेरे को तमिल नहीं समझ में आती है, वो मेरी खुद की प्रॉब्लम है, और सीखने के लिए मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मेरी जो नौकरी है वो है 12 से 14 घंटे की। तमिल सीखने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 घंटा पर डे चाहिए। जैसे कि मैंने बार्सिलोना में जब स्पेनिश सीखी थी ना, तो मैं वीक में 2 बार जाता था स्पेनिश सीखने, और मेरे पास बेसिक स्पेनिश का मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मैं बोलचाल की भाषा में बोल लेता हूँ। वैसे ही तमिल सीखने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो अगर मैं लैंग्वेज को थोड़ा असाइड कर दूँ, जो कि मेरी खुद की प्रॉब्लम मुझे नहीं आती, तो वेदर गर्म है, मैं राजस्थान से हूँ, तो ठीक है, मेरी आदत है। सड़कें अच्छी हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, कम क्लमजी शहर है। मुंबई के तुलना में अगर मैं बताऊँ, कंपैरिजन तुलना, मुंबई की तुलना में बहुत कम कंजेस्टेड है। उतना कंजेस्टेड शहर है नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत भीड़ भाड़ वाले प्लेस में रहा हूँ लास्ट 7-8 साल से, तो मेरे को ये बहुत कम कंजेस्टेड लगता है। ट्रैफिक आपको ये जो अभी दिख रहा है, ये ऐसा ही, मतलब शाम के टाइम पे, ऑफिस टाइम में इसलिए ट्रैफिक है, और ना मूविंग ट्रैफिक रहता है। मैंने कहीं पे यहाँ पे कभी आज तक कभी मैं जाम पे अटका नहीं हूँ। बारिश का सीज़न यहाँ नवंबर दिसंबर में होता है, अभी हल्की फुल्की कभी कभी बारिश हो जाती है। और ओवरऑल सड़कें अच्छी है, पॉट होल्स है, बट कम है कंपेयर टू। सड़कें लाल नहीं है, कोई पान पीक नहीं थूकता है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। उस प्लेस का वर्क कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे गर्मी ना थोड़ा उमस जैसी रहती है, बारिश के बाद में भी आपको गर्मी लगेगा। तो अगर आपको गर्मी नहीं पसंद, पसीना नहीं पसंद, तो शायद ये शहर आपके लिए नहीं है। खाना, जो नॉर्थ इंडिया के लोग रहते हैं, सिंस मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो खाना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे भी रोटी पराठे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे मेरे को ना डोसा, रसम, हाँ उत्तपम, इन सब की आदत पड़ गई है, क्योंकि मैं पहले भी कभी कभी खाता था और मुझे पसंद था। और ख़ासकर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट करके हैं, गीथम रेस्टोरेंट, वहाँ पे जो भाई बढ़िया डोसा बनाते हैं ना वो लोग, नेक्स्ट लेवल अमेजिंग। मतलब आप रोज़ खा सकते हो, बीमार नहीं पड़ोगे। अब मैं फ़ूड के कंपैरिजन में आता हूँ ना, जब मुंबई और यहाँ का फ़ूड का कंपैरिजन, भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मुंबई में जो रेस्टोरेंट्स है खाना बनाते हैं वो आप रोज़ नहीं खा सकते हो। यहाँ पे आप अच्छे रेस्टोरेंट से 200-250 रुपये पर मील के हिसाब से आप रोज़ खा सकते हो। साफ़ सुथरा अच्छा खाना मिलता है, रियलिटी है ये यहाँ पे। आप मुंबई में क्या है ना, प्रॉफिट जनरेटेड प्लेस है, यहाँ पे किराया ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 5-5 दिन पुरानी ग्रेवीज़ बना के रख दी है ना, ताज़ा कुछ नहीं बनाया, वही तेल ख़राब यूज़ कर लिया। यहाँ पे आप घी पोड़ी डोसा ऑर्डर करोगे तो घी की सुगंध आएगी, इतनी महकती हुई कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पे घर किराए पे लिया था, घर किराए पे लेने से काफ़ी समय पहले तक, घर किराए पे लेने से
काफ़ी टाइम पहले तक मैं गीथम से ही खाता था। गीथम हो गया, फिर एक है नित्या अमृतम करके, वहाँ पे 245 रुपये का साउथ इंडियन मील्स मिलता है, राइस एंड ऑल, वो सब मैं खाता था और बहुत अच्छा खाना, कभी पेट ख़राब नहीं हुआ। कहीं और होता ना तो आज तक पेट वेट सब गड़बड़ हो हुआ के फ्री हो चुका होता, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो ये फूड का कंपैरिजन, मतलब जिसको नॉर्थ इंडियन खाना पसंद ना, रोटी चपाती ये सब, उसके लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, शायद क्या मतलब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन जिसको राइस जम जाता है, रसम जम जाता है, डोसा जम जाता है, वो यहाँ मैनेज कर सकता है बाहर खा के भी। अच्छी कॉफ़ी मिलती है, चाय अच्छी मिलती है, मतलब कुल मिला के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मुंबई में तो क्या है ना, 5 स्टार में भी चले जाओ तो भी वही कचरा है। तो मैं क्योंकि बाहर खाता हूँ, रहता हूँ, तो मैं देख चुका हूँ। मैं किसी शहर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग भी जानते हो, बाहर जाते हो आप, रोज़ खाना नहीं हो सकता है वहाँ पे। यहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट चेन है, रोज़ खाना हो सकता है। किराए की बात करते हैं, घर किराए पे लेना, तो मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का मेरा 24,000 किराया है, 3,000 मेंटेनेंस है, 3 माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट नहीं है, और टोटल मेरे को 27,000 महीने का जो है मुझे किराया भरना पड़ता है। 27,000 महीने का मुझे किराया भरना पड़ता है। और मेरे ये जो जगह मैं रहता हूँ वो एकदम सेंट्रल में है, नुंगमबक्कम, चेन्नई के एकदम सेंट्रल में, जो एकदम प्राइम लोकेशन होती है ना, जो आप बोल सकते हो कि जैसे कि मुंबई में बैंड्रा है जहाँ 70-80 हज़ार रुपये रेंट है, यहाँ की ये प्राइम लोकेशन है। मैं 2 BHK मुझे मिला है। अकेले इंसान के लिए 2 BHK इज़ लाइक, नहीं भाई, नहीं जमता है। मतलब इतना बड़ा घर मेरे को चाहिए नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। मेरा एक कमरा खाली पड़ा रहता है, उसमें कपड़े टंगे और कुछ नहीं करो, पूरा कमरा खाली है। ठीक है, साफ़ करने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे 1 BHK आपको नहीं मिलेंगे, सोच के ही मत आना। आपको चाहिए छोटे घर मिल जाए, 1 BHK नहीं, क्योंकि ये लोग उसको रेंटल पर्सपेक्टिव से या फिर है ना कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाते हैं, फैमिली पर्सपेक्टिव से, पारिवारिक माहौल के हिसाब से बनाते हैं, सोच के कि हाँ भाई परिवार रहने आएंगे। और कोई भी परिवार रहेगा उसको 2 कमरों का मकान तो चाहिए, 2 कमरा 1 हॉल ये सब। तो हाँ, 2 BHK यहाँ पे मोस्टली आपको मिलेंगे। और मेरा घर का रेंट है 27,000, तो मोस्टली नुंगमबक्कम मिडिल एरिया में आपको 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक रेंट जाएगा। DLF वगैरह में आपको 80-90 हज़ार तक भी चला जाएगा। तो हाँ, कॉस्टली एरियाज़ भी है, ऐसा नहीं है कि कॉस्टली एरियाज़ नहीं है। और 1 मिनट रुक जाइए, मैं जस्ट थोड़ा सा क्या है ना वो कर लेता हूँ। तो कॉस्टली एरियाज़ भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कॉस्टली एरियाज़ मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली एरियाज़ भी। बाकी थोड़ा सा बाहर जाओगे तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरियाज़ में तो आपको थोड़े सस्ते घर भी मिल जाएंगे। लेकिन किराए के मामले में कॉस्टली है। डिपॉजिट यहाँ ज़्यादा है कंपेयर टू मुंबई। लाइक मुंबई में क्या रहता है ना, 1 महीने का डिपॉजिट मैंने जनरली जमा किया है। मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग रहेगा। मैं 5 साल रहा हूँ, जब भी मैंने 1 महीने का डिपॉजिट किया। अगर मेरे घर का रेंट 15 से 16 हज़ार रुपये रहता था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रेंट देता था, मतलब 2 महीने का डिपॉजिट, सॉरी। यहाँ पे मेरे घर का जो रेंट है वो 27,000 है और मेरे से डिपॉजिट 2 लाख रुपए मांगा गया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने कहीं से कम करवा के बातचीत करा के उसका जो रेंट मतलब डिपॉजिट है 1.5 लाख रुपए करवाया और उस पे आया मैं 1.5 लाख रुपए पे। तो 1.5 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किया, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। ऑलमोस्ट 5-6 महीने का हो गया और मतलब उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पता नहीं क्यों मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। किराए की बात यही है कि मुंबई से किराया अगर आप सेंटर में रहते हो तो कुछ खास आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, सिमिलर ही है भाई। 30-40 हज़ार में मुंबई में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है अकेले आदमी के हिसाब से, तो वही है। हाँ, फैमिली रहती हो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा, या आप शेयरिंग में रहते हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत पैसा बच जाए। मद्रास कॉफ़ी हाउस है यार, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी हाउसेज अच्छे हैं। आज का मौसम में एकदम खुशनुमा बढ़िया हो रहा है, मतलब क्या मतलब शायरी करने लायक मौसम हो रहा है। वो जो पूछ ले हमें कि क्या गम है, तो फिर किस बात का गम है? किसी बात का गम नहीं है भाई। ऐसे मौसम के अंदर वेस्पा के ऊपर कैफ़े जाना, मतलब 20 किलोमीटर दूर है जहाँ से मैं आया हूँ। ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए ही आया था बेसिकली, बट ठीक है। अच्छा मौसम, राइड करना, शाम को पहुँचना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो घर के बारे में बता रहा था कि मेरा गोल है कि 1 फरवरी 2026 तक, अरे हाँ फरवरी में आ जाता हूँ बार बार, छोड़ो। घर के बारे में बता रहा था कि मैं 1 नवंबर 2026 तक मुझे 1.5 करोड़ रुपए कमाने हैं। किसी हिसाब से पॉसिबल नहीं लगा है। हो सके तो अगर यूट्यूब से कुछ पॉसिबल हो पाया तो एक बहुत ही, मैं बोलूँगा, अलग बात है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ भी
कुछ भी ठीक है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए नहीं हो पाएंगे, लेकिन टारगेट रखना पड़ेगा भाई। ज़िंदगी में आप टारगेट नहीं रखोगे तो क्या करोगे आप? जब नौकरी से शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे निकल के आओगे तो आप यही सोचोगे अरे यार ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करूँ। तो मैं एक टारगेट दे दिया कि नहीं भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सॉल्व करो अभी इसको। तो अभी वो 1.5 करोड़ रुपए सॉल्व करने, देखते हैं इस यूट्यूब चैनल पे कितना आगे बढ़ पाता हूँ। ये वाला मुझे लगता नहीं है कि किसी को इंटरेस्ट रहेगा रॉ बात करने में, रॉ वीडियोस देखने में। आजकल तो क्या है ना, मतलब पूरा यूट्यूब ही, इंटरनेट पूरा एकदम चुतियाब से भरा हुआ है। 100% में से मैं निकाल के देखूँगा 30% 20% लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मतलब जो जिसको जेन्युइनली आप बोल सकते हो कि अच्छा कंटेंट है। बाकी सब लोग ना चुतियाब बना रहे हैं। कोई साला सड़कों पे लौट रहा है, कोई नालियों में लौट रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है ना। इंस्टाग्राम जो सबसे पहले बना था आर्ट के लिए, ठीक है, वो आर्ट के लिए नहीं रह गया है। पता नहीं उसको और क्या क्या चीज़ों के लिए लोग इस्तेमाल करने लग गए। होपफुली मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आए। मैं मेनली क्या है ना, आप लोगों से बात करने वाला हूँ इस चैनल पे। यूट्यूब पे मैं गाड़ियों का रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मैं दिखा पाए तो ठीक है। मॉर्निंग से इवनिंग का मैं थोड़ा बहुत 10 मिनट ऑफिस जाना और 10 मिनट वापस ऑफिस से जाना, वो वाला बातचीत में करने वाला हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग जाना, इवनिंग वापस जाना, 10 मिनट जाना और 10 मिनट वापस आना, ये सब जो मैं घर से ऑफिस के टाइम पे। मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। आपको लाइफ में कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, क्योंकि मैंने क्या ना, मैं बोलना नहीं है, मैंने काफ़ी पढ़ा है चीज़ों के बारे में, काफ़ी समय से एक्सपीरियंस है मेरे को, और काफ़ी मैंने पढ़ा है चीज़ों के बारे में। पढ़ लिख के मैं आगे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत घूमा हूँ, मतलब 3 से 4 स्टेट इंडिया के मैं रह चुका हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम पे। हर तरीके के प्रोफेशन की मुझे काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। मैं 2-4 बार धंधे भी ट्राई कर चुका हूँ, मतलब जिसको आप बिज़नेस बोलते हो, धंधा। तो वो भी मैं 2-4 मैंने बिज़नेसेस का ट्राई भी किया है, और एक आध में अनसक्सेसफुल भी रहा हूँ, एक आध में सक्सेसफुल भी रहा हूँ, ठीक है। तो कोई मतलब अनुभव अच्छा खासा, मतलब मैंने ज़िंदगी का कम उम्र में ले लिया है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई नहीं लेकिन आप पूछ सकते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई टॉपिक चाहिए, आपको किस बारे में बात करनी है, इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंडिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आप कमेंट करो। जिस टॉपिक पे आपको बात करनी है उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। मोटरसाइकिल्स पे बात करनी है, 350 सीसी, 650 सीसी, 1000 सीसी, किस तरीके की मोटरसाइकिल चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, तो वो बारे में बात कर सकते हैं। अभी जब मैं जून में घर गया था 1 वीक के लिए, तब मैं ऑलमोस्ट एक BMW F850 GS लेने वाला था। मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, और ओनली प्रॉब्लम उस गाड़ी में ये थी, मतलब वो एक यूज्ड बाइक नहीं थी, शोरूम की डेमो बाइक थी। तो वो मेरे को 8, साढ़े 8, 9 लाख रुपए मिल रही, 10 लाख के आसपास में मिल रही थी। ऑलमोस्ट मैं उस गाड़ी को ख़रीदने ही वाला था, लेकिन एक छोटा सा रीज़न हो गया क्यों नहीं ख़रीदा, क्योंकि उस पर वारंटी नहीं थी। BMW की गाड़ी में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं भाई, अगर एक भी चीज़ ख़राब हुई, मुझे पता है उनका सर्विस और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक उनका जो 39 मतलब शायद कौन सा है वो, BMW GS 310 सीसी का जो उनका बाइक है भाई, उस मोटरसाइकिल का मतलब कभी कभी मैंने लोगों का सर्विस देखा है 40-40, 50-50 हज़ार जाता है भाई। 2 करोड़ की मैंने लोगों की टोयोटा लैंड क्रूज़र देखी है, वो 40 हज़ार के अंदर, मतलब 40 हज़ार के अंदर रिपेयर होके आ रही है, बाहर नहीं। 40 हज़ार के अंदर वो चीज़ ठीक होके आ रही है। 40 हज़ार के अंदर उस चीज़ का मतलब सर्विस हो रहा है। और आपकी एक मोटरसाइकिल है 310 सीसी की, जिसमें आपने BMW का बेच दिया, और आपकी 40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास आपकी सर्विसिंग कॉस्ट जा रही है, तो भाई धन्य है BMW आपको। बहुत सी चीज़ें मुझे, मतलब BMW की रेंज में ना मुझे ADV सबसे ज़्यादा पसंद है। F850, F900 जो उन्होंने बनाई है, 1250 GS जो उन्होंने बनाई है, वही बहुत पसंद है, बाकी और कुछ नहीं। मेरे फेवरेट है क्लासिक्स, मुझे क्लासिक्स बहुत पसंद है। लाइक रॉयल इनफील्ड ठीक है, बट अदर क्लासिक बाइक्स है, कावासाकी की W800 है, और भी काफ़ी सारी बाइक्स है। जब मैं मेरी बाइक दिखाऊंगा तो आपको मैं और क्लासिक्स के बारे में बात करूंगा। तो मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा सा रास्ता देख लेता हूँ मैं, फिर अपन आगे बात कंटिन्यू करते हैं। आगे से लेफ़्ट लेना है, आई थिंक ये ECR रोड से कनेक्ट करेगा। तो थोड़ा लेट तो हो ही जाऊँगा, मुझे नहीं लगता मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा। मैं बार बार कैमरा चेक कर रहा हूँ, पता नहीं कितना देर का। थोड़ा दूर आते हैं ना सिटी से लोगों को, देखो ज़मीन पे भी घर है, ऐसा नहीं अपार्टमेंट कल्चर ही है। चेन्नई के अंदर लोगों के खुद के
ओन लैंड्स पे भी घर है जो कि लेकिन दूर है। यहाँ पे क्या है ना, हर साल फ्लड का इशू रहता है, मतलब हर दूसरे तीसरे ईयर कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती ही रहती है। तो फ्लड उनमें से एक है जो कि मुझे थोड़ा डर लगता है उसके बारे में। मेरा टर्न ये रहेगा, मैं दिवाली पे घर पे जब भी छुट्टियों पे जाऊँगा तो मैं नवंबर और दिसंबर वर्क फ्रॉम होम ले लूँ और घर से ही काम करूँ। मुझे यहाँ पे फ्लड में एटलीस्ट ना रहना पड़े, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं, मुझे डर लगता है यार। स्कूटर है छोटे छोटे टायर्स वाला, कहीं अटक गया गिर गया, तो वैसे भी 2015 मॉडल है, कैसे तो मैं इसको चला रहा हूँ, चीज करता रहता है। कुछ ना कुछ आता ही रहता है। फ़िलहाल जब से मैंने इसकी वो सर्विस करवा के लाया हूँ, जिसकी मैं कॉस्ट आपको कल बताऊँगा, वो सर्विस करवाने के बाद से तो इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम आई नहीं। यहाँ ना चेन्नई में आप जब रेड लाइट्स देखोगे ना, उस पर एक दिल का शेप बना हुआ रहता है। 18 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड, दिल का शेप बना हुआ है भाई। रुकते हैं तो दिल दिखाता हूँ मैं आपको टॉप स्पीड वेस्पा की, अगर खाली रहा तो हाईवे। 125 सीसी इंजन है, मतलब एंटॉर्क वगैरह जैसी तो फास्ट तो नहीं है यार। 2015 का मॉडल फास्ट का तो पूरी क्या ही रहेगा। तैयारी करनी पड़ेगी भैया, ऐसे व्लॉग नहीं बनेंगे। 60 जब तक आएगा तब तक तो लाल बत्ती आ जाएगी। बहुत विंड ब्लास्ट आ रहा है भाई, बहुत विंड ब्लास्ट आ रहा है। वाइब्रेशन तो नहीं है। अरे अन्ना सर पे मत चढ़िए भैया, लग जाएगी। इतने शहर चेंज कर चुका रहा हूँ यार लास्ट कुछ साल में, मतलब कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5वीं कंपनी है, 5वीं या 6ठी कंपनी है। और ये भी शायद पता नहीं, मुझे लग रहा है बदल ना दूँ। इतनी कंपनीज़ बदल चुका हूँ, अब ना ठहरने का मन कर रहा है मेरा। मतलब मेरा एंड गोल ना VFX में काम करने का रहा ही नहीं है, मतलब करने का भी रहा है तो मेरे को एज आ आर्टिस्ट या लीड बन के नहीं रहना है, मेरे को स्क्रीन नहीं झांकनी है दिन भर। मेरी जो हालत हो चुकी है ना, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ इन चीज़ों से यार, शहर से, कंप्यूटर से, मोबाइल से दिन रात देखते देखते। मेरा एंड गोल अभी बन गया है कि मैं 5 से 7 साल बाद में कहीं पे तो एक छोटा मोटा रेंच खरीदूँगा, ठीक है। और वो रांच मतलब 20 25 50 60 70 50 एकड़ से 100 एकड़ तक का जो रांच होता है ना, वो लेना है। वहीं पे उगाना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे छोटे छोटे हट्स या एयरबीएनबी टाइप का बनाना है, जहाँ पे लोग आके एंजॉय कर सकें, अपना 1-2 दिन इस शहर से दूर रह के निकाल सके। कहाँ लेनी है पता नहीं, वो तो एक सपना ही है। अगर पूरा हो गया तो देखते हैं। राजस्थान का हूँ तो मैं भी राजस्थान में कहीं पे, नासिक अच्छी जगह है, मुंबई के आसपास में कहीं पे मिल गया तो कोई जगह जहाँ पानी हो। पानी ज़रूरी है रेंज के लिए, मुझे चाहिए कि वहाँ पे मैं अपना खुद का थोड़ा बहुत पानी वगैरह का जुगाड़ करूँ। देखते हैं। रेड लाइट क्रॉस कर दी यार, एक तो पता नहीं चलता है यहाँ पे कब रेड लाइट है क्या है, कभी कभी इमरजेंसी में ध्यान नहीं जाता है रिकॉर्ड करते करते। काफ़ी दूर आ गया हूँ यार, व्लॉग के चक्कर में आ तो गया। रात को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा अंधेरे के अंदर, क्योंकि हेडलाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे स्कूटर की, टूटी फूटी सी हेडलाइट है। इसका कल रिव्यू करेंगे गाइस। ओ भाई रोल्स रॉयस है, सही है। गाड़ियाँ मतलब तमिलनाडु में जो गाड़ियाँ, चेन्नई में जो गाड़ियाँ हैं ना, आपको मुंबई भी देखने को मिलेगी। जैसे अपने को मतलब ना आम भाषा के अंदर आपको इजीली देखने को मिलती है ना गाड़ियाँ, कि हाँ भाई क्रेटा हो गई है, किया सेल्टोस हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर जो बहुत कॉमन गाड़ी है, यहाँ पे आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगी लैंड रोवर डिफेंडर। मतलब मैं जब से आया हूँ ना, मैंने मुंबई में शायद 2-4 देखी होगी, मतलब डेली बेसिस पे। कृष्णा स्वीट्स तो वो कितना सुंदर, मतलब जगह कितनी है, कितना सुंदर बनाया हुआ है रेस्टोरेंट्स। तो मेरे को ना गाड़ियाँ यहाँ पे ना ऐसा देखने को मिलती है। आज तक ना मेरे को मुंबई में 2-4 डिफेंडर, जयपुर में 1-8 डिफेंडर, यहाँ पे आने के बाद से 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर मैं 100 से 150 डिफेंडर देख चुका हूँ मैं, अलग अलग। इतना पैसा है भाई हमारे देश में, इतना पैसा है, मतलब इतनी डिफेंडर्स हो गई। मैंने रोल्स रॉयस आम घूमते हुए देखी है यहाँ पे, बेंटलीज देखी है, अब भी लैम्बोर्गिनी आपके सामने थोड़ी देर पहले गई थी, अगर रिकॉर्ड हुई होगी तो पता नहीं। वेस्पा को जैसा बनाना है उसकी फ़ोटोज़ मैं स्क्रीन पे अटैच करने वाला हूँ, देख लेना। प्लीज़ अप्रिशिएट करना, फर्स्ट व्लॉग है, बहुत सी चीज़ें ख़राब है, आप बताना कि क्या गलत है क्या अच्छा है, क्योंकि आई एम वेलकमिंग दिस थिंग। शाम हो गई है, संध्या भी फट से अंधेरा हो जाएगा यार। मेरे को रूफ़ कैफ़े पे जाना था, वहाँ पे जाके बैठ के थोड़ा खाना पीना खाना था, इसीलिए एंजॉय करते हुए बाहर आया था। बट आई डोंट नो
हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उस जगह का। थोड़ा सा समंदर देखने में तो उजाले में थोड़ा मज़ा आता है शाम के टाइम पे। यही वाला है क्या? वाह यार अच्छा प्लेस है, इसको एक बार दिखाना। बीच कैफ़े तो अच्छा जगह है यार, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना तो पैसा ही नहीं है ख़रीदने का, ऐसे कुछ चीज़ें ख़रीद के अपने हिसाब से बना ली जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। नहीं देखना ज़रा। हाँ, टेरेस बीच कैफ़े, यहाँ जाना है अपने को, बताता हूँ आगे। आ गया है अपना लोकेशन तो, पनीर महल। बताओ हम रीच हो गए अपनी लोकेशन पे। ये है टेरेस बीच कैफ़े और आई एम रीच्ड हियर। लेट्स से कहाँ गाड़ी लगाऊँ, आगे तो जगह नहीं है, इधर ही पुट कर देता हूँ मैं। वेट कर, I'll put in the start। थैंक यू गाइज़, पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। अगर गोप्रो में बैटरी बची रहेगी तो जाते टाइम पे फिर से शूट करूँगा, थोड़ी और बातें करूँगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं बाद में।